नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 2 अगस्त 2 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज हम 2 अगस्त के करंट अफेयर को देखेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस उद्योगपति को महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो किस उद्योगपति को किया जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार। तो इसका जो ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, 4 ऑप्शन है, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा या फिर अनिल अंबानी। देखिए दोस्तों, जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड करूं तो साथ में आप लोग आंसर देते हुए चलिए। और इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी कि रतन टाटा को महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने जो दिग्गज उद्योगपति हैं जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन, ठीक है, रतन टाटा, इनको पहला, ठीक है, महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। किसने किया है? ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ये राज्य परिषद, ठीक है, राज्य विधान परिषद में घोषणा की गई कि युवा उद्यमी, महिला उद्यमी और मराठी उद्यमियों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उद्योग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा महाराष्ट्र का दोस्तों? पहला है ये, तो ये ध्यान रखिएगा, उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा जी को। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य पुरस्कारों की भी जो हाल फिलहाल में चर्चा में थी, जैसे कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। किसे चुना गया? आशा भोसले को चुना गया है। वही ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? रतन टाटा को किया गया है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है वो भी रतन टाटा जी को दिया गया है। अगला है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस अभिनेता को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपर स्टार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो किस अभिनेता को जो है भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है ए, कार्तिक आर्यन को। ठीक है, तो ये बॉलीवुड अभिनेता है जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कार्तिक आर्यन। इनको 11 अगस्त को मेलबर्न, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के में जो कि 14वां भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा, उसके वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसे किया जाएगा? तो ये अभिनेता, ठीक है, बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को, ठीक है, प्रदान किया जाएगा। कौन सा पुरस्कार दोस्तों किससे सम्मानित किया जाएगा? तो भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार। और ध्यान रखिएगा 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यह पुरस्कार विक्टोरिया के राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जो कार्तिक की उल्लेखनीय उपलब्धियों और भारतीय सिनेमा की दुनिया भर पर उनके महत्वपूर्ण प्रभाव को मान्यता देता है। इस महोत्सव की बात किया जाए तो यह महोत्सव दोस्तों, ठीक है, भारतीय सिनेमा की विविधता और समृद्धि का जश्न मनाता है। वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय फिल्म निर्माताओं की प्रतिभा और रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा महोत्सव? तो जो 14वां भारतीय फिल्म महोत्सव की यहाँ पे बात की जा रही है, मेलबर्न में आयोजित होगा। और यहाँ पे हम बात करें कुछ और भी पुरस्कारों की, जैसे कि या फिर महोत्सव की, तो यहाँ पे पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का जो आयोजित किया गया था वो किया गया था कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। ठीक है, अगला है कान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? तो राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा किया गया था कान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। अगला है 76वें कान से फिल्म फेस्टिवल में मानद पॉलमेडी की ओर से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था? तो माइकल डगलस को किया गया था, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
तो ये कुछ अन्य पुरस्कार महोत्सव भी हैं जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। तो किस देश ने हाल ही में रूबेला से जो है वहां पे उन्मूलन हो गया रूबेला का, तो किस देश ने किया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भूटान। ठीक है, भूटान ने ये उपलब्धि हासिल की है। तो भूटान ने देखा जाए अभी हाल ही में रूबेला के सफल उन्मूलन की क्या किया, घोषणा किया कि अब वहां पे जो रूबेला जो था संक्रमण था वो समाप्त हो गया है और इसका उन्मूलन कर दिया गया है। इसकी घोषणा जो की गई है वो भूटान के द्वारा किया गया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की यानी कि WHO की बात किया जाए तो WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में घोषणा की भूटान और तिमोर लेस्ते, ध्यान रखिएगा कौन कौन सा देश भूटान के साथ एक है, भूटान और तिमोर लेस्ते ने रूबेला को खत्म कर दिया है जो एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी थी। ध्यान रखिएगा रूबेला के बारे में बात किया जा रहा है कि एक संक्रामक बीमारी थी, लोगों से लोगों में फैलने वाली थी और विशेषकर देखा जाए जो गर्भावस्था के दौरान संक्रमित महिलाओं के नवजात शिशुओं में गंभीर बीमारी और अपवर्तनीय जन्म दोष का कारण बनती है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भूटान और जो तिमोर लेस्ते की बात करें तो इसने क्रम से 2017-2018 में खसरा को खत्म किया था। तो खसरा भी यहाँ पे खत्म हो गया, देखा जब भूटान में 2017 में और तिमोर लेस्ते में 2018 में खसरा जो है समाप्त हो गया था और अब 2023 तक खसरा और रूबेला के उन्मूलन को प्राप्त करने के लिए मालदीव और श्रीलंका के साथ शामिल हो गए। तो यहाँ पे देखिए मालदीव और श्रीलंका में ऑलरेडी खसरा और रूबेला समाप्त है और इसी के साथ साथ जब अब 2023 में भूटान और तिमोर लेस्ते में रूबेला भी खत्म हो गया तो वो किसके साथ शामिल हो गए, तो मालदीव और श्रीलंका के साथ शामिल हो गए। भूटान में देखिए ये जो रूबेला का प्रकोप है पहली बार 2003 के आसपास देखने को मिला था और वैक्सीन आउटलेट जो हुआ था, रोल आउट हुआ था वो 2006 में हुआ था। WHO के अनुसार देखा जाए तो यूनिसेफ का अनुमान है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला खसरा रूबेला युक्त वैक्सीन की पहली खुराक के साथ कवरेज 2021 में 86% थी और वही 2022 में बढ़कर के 92% हो गई थी। ठीक है, तो मात्र एक साल में कितने परसेंट की वृद्धि देखने को मिला था, तो 6% की वृद्धि। जबकि वैक्सीन की दूसरी खुराक का जो कवरेज है 2021 में 78% है बढ़कर के 2022 में 85%। ठीक है, कितना, तो यहाँ पे 7% की वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो रूबेला और साथ ही साथ खसरा को पहले ही जो है भूटान ने समाप्त कर दिया था, उन्मूलन हो गया था। तो भूटान के साथ साथ कौन सा देश है दोस्तों, तिमोर लेस्ते। आइए बात कर लेते हैं रूबेला के बारे में। रूबेला जो कि जर्मन मिजलस भी कहते हैं रूबेला को दोस्तों, ये एक संक्रामक है, ध्यान रखिएगा और आमतौर पर एक ये हल्का वायरल संक्रमण है जो अक्सर बच्चों और युवा वयस्कों में होता है। ठीक है, और ये रूबेला वायरस के कारण होता है। ठीक है, किस वायरस के कारण होता है, तो जिस कारण होता है उसी वायरस से इस बीमारी का नाम है रूबेला वायरस के कारण होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस से घिरा होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों रूबेला के भी बारे में हम लोगों ने देखा। अब बात करते दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारत और एशियाई बैंक ने किस राज्य में राजमार्गों के उन्नयन के लिए $295 मिलियन के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो बताइए भारत और एशियाई बैंक के बीच में, ठीक है, एक राज्य को लेकर के समझौता हुआ है जहां पे राजमार्गों के उन्नयन के लिए समझौता किया गया है। ऋण समझौता कितना दोस्तों, तो $295 मिलियन का। किस राज्य के लिए दोस्तों, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, असम है, केरल है, त्रिपुरा है या फिर बिहार है। करेक्ट आंसर इज डी है। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने बिहार राज्य में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन और सड़क सुरक्षा तत्वों के साथ लगभग 265 किलोमीटर राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए $295 मिलियन के ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, यह परियोजना बिहार सरकार के सभी राजमार्गों को ठीक है, जो राजमार्ग है बिहार के जो सभी राजमार्ग हैं उनके जो है उनको उन राजमार्गों को मानक 2 लेन चौड़ाई में अपग्रेड करने, जितने भी उनको 2 लेन चौड़ाई में अपग्रेड करने और साथ ही साथ दोस्तों सड़क सुरक्षा में सुधार करने के कार्यक्रम पर समर्थन करती है। अब इधर भी देखिए लगभग हम लोग को हर क्षेत्र में दिख रहा है कि सड़क सुरक्षा को लेकर के काफी ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, न सिर्फ राष्ट्र के द्वारा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। क्योंकि देखिए जैसे जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं दोस्तों या फिर ये हाईवे बन रहे हैं तो एक उसका अच्छा है कि यातायात जो है काफी सुलभ हुआ है,
लेकिन उसके हमें कुछ और भी नकारात्मक प्रभाव भी देखने, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, एक्सीडेंट हो रहा है बहुत ज्यादा, जो है लोगों की मृत्यु हो रही है दुर्घटना के कारण, तो ये भी काफी देखिए तो इसके कारण से अब जो है सड़क जो सुरक्षा को लेकर के सुधार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। बेहतर सड़क जो है बिहार के कुछ खास ग्रामीण जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। अगर ये बेहतर सड़कें होंगी तो एक तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, दूसरा क्या होगा, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं और बाजारों तक पहुंच भी होगा, ठीक है। तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे क्षेत्रों को जो कनेक्टिविटी, अच्छी कनेक्टिविटी ना सिर्फ हमारे आर्थिक जीवन को बल्कि हमारे शिक्षा, सामाजिक जीवन भी हो गया, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा जो है एक सहायक सिद्ध होता है। वही बात करें 2008 के बाद से देखा जाए, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिहार राज्य को लगभग 1696 किलोमीटर राज्य राजमार्गों के उन्नयन, गंगा नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए 1.63 बिलियन डॉलर के 5 ऋण प्रदान किए। अभी तक देखा जाए 2008 से लेकर के अभी तक 5 ऋण प्रदान किए गए हैं, किसके द्वारा, एडीबी ने किया है, किसको, बिहार राज्य को, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमने देखा अभी हम लोगों ने। चलिए आप मुझे बताइए, कल जो है एडीबी और भारत के बीच में किस राज्य के लिए जो है हम लोगों ने बात किया था कि किस राज्य के निर्माण के लिए जो है एडीबी के बीच में और भारत के बीच में समझौता हुआ, आप मुझे बताइए। कल ही मैंने कल की क्लास में देखे बताया था, तो अगर जो लोग कल की क्लास नहीं देखे तो एक बार उस क्लास को देख लीजिए, फिर मुझे आंसर करिए, ठीक है। देखिए 2 दिन हम लोग लगातार एडीबी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है निशा बिस्वाल, ठीक है। निशा बिस्वाल को उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कहां पे दोस्तों, तो यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, निशा बिस्वाल, और इनको यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अमेरिकी विदेश नीति और कार्यकारी शाखा कांग्रेस और निजी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ बिस्वाल का नामांकन किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो बाइडेन के द्वारा इनके नाम को आगे रखा गया था। यहाँ पे निशा देसाई की बात करें, निशा देसाई बिस्वाल जो है वर्तमान में ये यूनाइटेड स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में ये कार्यरत है। और अगर हम बात करें, ये जो वित्त निगम है अमेरिका का, जो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे निशा बिस्वाल को यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये भारत का पहला जो मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है केरल में। तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा, ठीक है। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड इनोवेशन स्टडीज मत्स्य पालन में भारत का पहला क्या करेगा, अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रहा है, किसके द्वारा, तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ जो फिशरीज एंड ओशन स्टडीज है। अटल इंक्यूबेशन सिस्टर की यहाँ पे सेंटर की बात किया जाए तो यह पहल जो है अटल इनोवेशन मिशन का ही हिस्सा है। उद्देश्य क्या है, तो देश के विभिन्न उद्योगों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। चलिए आप मुझे बताइए अटल इनोवेशन मिशन जो है वो कब शुरू किया गया था। वही बात करें इस जो है इस सेंटर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्षेत्र के भीतर स्टार्टअप और आविष्कारशील पहलों के लिए एक सहायक और उत्साहजनक वातावरण प्रदान करके मत्स्य पालन उद्योग में प्रगति को बढ़ावा देना। तो देखिए स्टार्टअप और जितना भी एक तरीके से रिसर्च को लेकर के, और इतना ही नहीं दोस्तों, नए नए जो है आविष्कार करके, दूसरी चीजें स्टार्टअप को एक तरीके से ला करके, तो इस जो है मत्स्य पालन उद्योग के प्रगति को बढ़ाना, एक तरीके से मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो केरल में स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला है कि निम्न में से कौन सा राज्य लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष पे है, मतलब किस राज्य में बहुत ज्यादा महिलाएं लापता हुई हैं,
ये रिकॉर्ड एक आया है अभी हाल ही में, एक जारी जो है लिस्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर दोस्तों जो है वो है सी यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र जो है, यहाँ पे जो सभी राज्यों में महाराष्ट्र जो है 2021 में, ठीक है, 2021 में 56,498 रिपोर्ट की गई है। रिपोर्ट की गई संख्या के साथ लापता महिलाओं की सबसे अधिक संख्या के साथ जो है सूची में शीर्ष पर है। तो 2021 में लगभग जो महिलाएं लापता हुई थी, देख सकते हैं आप, लगभग 50, यहाँ पे 56,000 या फिर 56, अगर हम एक्यूरेट देखें डिजिट कितनी है तो 56,498 जो है रिपोर्ट किया गया था महाराष्ट्र में, ठीक है, जो महिलाएं लापता है। तो यहाँ पे इस संख्या के साथ जो है महाराष्ट्र शीर्ष पे। यहाँ पे गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित जो यहाँ पे देखा जाए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि यहाँ पे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं जो गृह मंत्रालय के द्वारा उसको प्रेस विज्ञप्ति में लाया गया था। तो इसमें देखिए भारत में जो है 2021 में कुल कितनी महिलाएं जो है लापता हुई थी जो 18 वर्ष से अधिक थी। तो लगभग देख सकते हैं आप कि 3,75,000 जो लगभग महिलाएं हैं वो, ठीक है, जो कि 18 वर्ष से अधिक है वो लापता हुई थी 2021 में। ये देखिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डेटा है। इसके अतिरिक्त यानी उसी वर्ष यानी कि 2021 के दौरान देखा जाए जो लड़कियां थी जो 18 वर्ष से कम उम्र की थी वो लगभग 90,000 लड़कियां जो थी वो लापता हुई थी, ये सूचना मिली थी। लापता महिलाओं की संख्या में अगर हम दूसरे नंबर पे देखें तो लगभग देखा जाए 55,700 यानी कि 55,704 मामलों के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे। तो पहले स्थान पे देखा जाए, पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे लगभग देखा जाए तो 51,000 महिलाओं के लापता होने की सूची मिली है। और उसी वर्ष जबकि उड़ीसा में उसी वर्ष 2021 में लगभग देखा जाए तो 29,500 महिलाएं जो है वो लापता हुई हैं, ये इतना मामला दर्ज किया गया है। अगर हम पिछले वर्ष की तुलना में देखें, पिछले साल की तुलना में 2020 में देश भर में लगभग देखा जाए तो 3,20,393 महिलाएं और 7,204 लड़कियां जो है यहाँ पे लापता हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं 2021 में तो ये संख्या दोस्तों बढ़ी है। आप देख सकते हैं ये संख्याएं बढ़ी हैं लापता होने वाले लोगों की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तो ऐसे राज्य थे जहां 2019 से लेकर के 2021 तक लड़कियों और महिलाओं के जो है लापता होने की संख्या सबसे अधिक देखी गई है। वहीं 2019 से 21 में 3 साल की अवधि में भारत में कुल जो है कितनी महिलाएं लापता हुई हैं दोस्तों, तो 10,61,648 और 2,51,430 लड़कियां जो है लापता हुई मात्र इन दोस्तों 2 वर्षों के अंतराल पे। आप देख सकते हैं। तो ये देखिए डेटा है किसका दोस्तों, एनसीआरबी का यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये डेटा है, गृह मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो आप ये डेटा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ये जो हो रहा है इसका क्या कारण है, लापता हो रही महिलाएं, तो इनको किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा विचार करिए, आंसर लिखे, फ्रेम करिए, ठीक है। इसको डेटा आप रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों की कौन सा बैंक लगातार 5वें वर्ष राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों का प्रमुख ऋणदाता रहा है। तो कौन सा बैंक रहा है दोस्तों लगातार 5वें वर्ष जो राज्य सार्वजनिक उपक्रम है और निगमों को इससे ऋण दिया है दोस्तों। करेक्ट आंसर इस सी है, केनरा बैंक, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका कैनरा बैंक जो है, ठीक है, एक बार फिर लगातार 5वें वर्ष राज्य के स्वामित्व वाले जितने भी राज्य के स्वामित्व वाले जो निगम हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनको ऋण देने में अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में रहा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के जो स्वामित्व वाले निगम होते हैं, जो उपक्रम होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, उनको ऋण देने में सबसे आगे कौन सा बैंक रहा है दोस्तों, तो कैनरा बैंक रहा है। अभी फिर से देखा जाए लगातार 5वें वर्ष वित्त मंत्रालय के एमपी वेलुसामी पी द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में ये खुलासा किया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार समर्थित संस्थाओं को कैनरा बैंक का जो ऋण प्रभावशाली रहा है वो कितना रहा है, 1,87,813 करोड़ रुपए जो है वो पहुंचाया गया है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना अधिक दर्शाता है, तो यहाँ पे 11% अधिक है, जिसमें बैंक ने सरकारी संस्थाओं को 1,69,000
532 करोड़ वितरित किया था। तो ये पिछले वर्ष की भी तुलना में अधिक जो है वित्त ऋण दिया गया है, ऋण प्रदान किया गया है केनरा बैंक के द्वारा। किसको किया गया है? तो ये जो राज्य के स्वामित्व वाले निगम होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, उन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि दिवस से संबंधित है कि प्रति वर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अभी हाल ही में विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है? तो 31 जुलाई को मनाया जाता है। तो जुलाई के आखिरी दिन में जो है 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है हर साल। और ये उन सभी साहसिक व्यक्तियों को के प्रति सम्मान जताने के लिए मनाया जाता है जो वन्य जीवन की रक्षा करने, हमारे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। तो ये जो है जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है वन जीवों की रक्षा में, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, उनको सम्मान देने के लिए हर साल जो है प्रति वर्ष जो है वो 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। पहली बार जो ये दिवस मनाया गया था दोस्तों, ये 2007 में मनाया गया था। ये उन 8 रेंजरों की याद में मनाया गया था जिन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के, ठीक है, विरुंगा नेशनल पार्क में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। तो ड्यूटी के दौरान जो है 8 रेंजरों की जान चली गई थी और उन्हीं के सम्मान में यह दिवस 2007 से मनाया जाने लगा। अगर थीम की बात किया जाए कि विश्व रेंजर दिवस थीम क्या थी इस बार 2023 की, तो 30/30, ठीक है, ये थीम थी। चलिए दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला 2023 को संबोधित किया है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला कहाँ पे आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। जिसको संबोधित किया दोस्तों, इस मेले को किसने किया दोस्तों? तो केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल के द्वारा संबोधित किया गया। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला का आयोजन किया गया, इस मेले को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें की, जैसे कि उन्होंने बताया कि भारतीय फुटवियर और चमड़ा उद्योग लगभग 45 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, वही विदेशी साइजिंग ट्रेंड पर निर्भरता कम करने, जैसा कि आपको पता है अभी भी जो है भारतीय जो हम जूते वगैरह लेते हैं दोस्तों, उसकी जो साइज होती है वो विदेशी साइज पर निर्भर रहते हैं। वो अभी भी भारतीय आकार और माप के फुटवियर नहीं है। तो उनको लॉन्च किए जाने की बात की गई है किसके द्वारा? जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा, कि विदेशी साइजिंग और ट्रेंड पर निर्भरता कम करने के लिए जल्द ही क्या किया जाएगा? भारतीय आकार और माप के फुटवियर लॉन्च किए जाएंगे, ये उन्होंने बताया। इससे क्या होगा? दुनिया भर में भारतीय फुटवियर को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत के निर्यात के बारे में, तो अगर हम भारतीय विश्व में चमड़े से बने जो परिधान की बात करें, तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है पूरे विश्व में चमड़े से बने परिधानों का। वहीं अगर हम बात करें कि जीन के बने सामान और घोड़े के साजो सामान की बात करें, तो तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है कौन दोस्तों? भारत है। और चमड़ा उत्पादन की बात करें, उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा जो है निर्यातक कौन है दोस्तों? वो है आपका भारत। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला का जो आयोजन किया गया नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों ये था आज के हमारे 10 MCQ। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी? फैक्ट्स ऑफ द डे की। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। कहाँ हुआ? मैसूर कर्नाटक में शुरू हुआ। अगला है NACC के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। किसने संभाला है? तो जी कनाबिश ने संभाला है। हाल ही में भारतीय सेना ने अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा अमृत सरोवर का जो उद्घाटन किया वो भारतीय सेना के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है टैंपियर ओपन 2023 में जीत के साथ चौथा ATP चैलेंजर टाइटल जीता। किसने जीता? सुमित नागल ने जीता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कोयला सूचकांक मई 2023 में 33.8% की गिरावट दर्शाता है। इसके लिए आधार वर्ष क्या है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है 2017-18। तो ये था दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे। अब बात करते हैं किसके? टॉप 10 स्टैटिक्स जीके के बारे में। तो सबसे पहला स्टैटिक्स जीके है कि एक्सरे का आविष्कार किया था। किसने किया था? तो रंजन के द्वारा किया गया था एक्सरे का आविष्कार। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था दोस्तों? मथुरा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था। कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। बाद में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 7 अप्रैल 1973 में किया गया था। ठीक है। अगला है संविधान संशोधन द्वारा
मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था ये? 1989 में हुआ था। अगला है, सबसे हल्का धात्विक तत्व है लिथियम जो है, ये सबसे हल्का धात्विक तत्व है। बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने पराजित किया, किसे किया? हुमायूं को किया। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध हुआ था। चलिए आप मुझे बताइए कि बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? अगला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कौन से, कहाँ पे? तो ये बौद्ध ज्ञान में प्राप्त होता। तुलबुल परियोजना स्थित है दोस्तों, झेलम नदी पे स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए दोस्तों। फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक ले बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।